कई दशकों से दिल्ली में अटल खड़े इस लोह स्तंभ ने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींचा है। हमारे ध्रुव स्तंभ के कॉम्प्लेक्स में बिना जंग खाए मजबूती से खड़ा ये लोह स्तंभ हमारे समृद्धशाली इतिहास का तो प्रतीक है ही, साथ ही साथ ये प्राचीन भारत के धातु विज्ञान और धातु कर्म कौशल को बड़ी ही सुंदरता से दर्शा रहा है। ये 7 मीटर लंबा लोह स्तंभ समय की मार को मात देते हुए उस सतत विकास का वर्णन कर रहा है जिसमें यह समूचा आधुनिक विश्व कहीं ना कहीं अपने आप को विफल पाता है। भगवान विष्णु के ध्वजदंड के रूप में बनाए गए इस स्तंभ को खगोलीय गणनाओं के लिए प्रयोग में लिया जाता रहा था, क्योंकि ये दंड सिर्फ आध्यात्मिक महत्वता रखता हो ऐसा नहीं है, यह एक सेलेस्टियल सनडायल का भी हिस्सा है जिसे पुरातन काल में काल गणना के लिए उपयोग में लिया जाता था। क्या आपको समूचे जगत के इतिहास में ऐसी कोई और धरती मिलती है जहां विज्ञान आध्यात्म के पद चिन्हों का अनुसरण कर चलता हो? क्या किसी और धरती पर विज्ञान के साथ सृष्टि का आदर करना भी कभी सिखाया गया है? क्योंकि ज्ञान विज्ञान प्राप्त करना और उसे जीवन को सहज बनाने में उपयोग करना ये सभी का प्रयास रहा है, मगर एक विज्ञान प्रगति वो हुई है जिसमें सृष्टि के स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दिया गया। वहीं प्राचीन काल में एक वैज्ञानिक प्रगति ऐसी भी हुई है जहां सृष्टि के स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी गई थी। हालांकि हमने विज्ञान और सृष्टि पर काफ़ी बात कर ली है इस चैनल पर, मगर हमारा असल प्रश्न तो अभी भी अनुत्तरित है कि दिल्ली में बने इस लोह स्तंभ में ऐसा क्या है जो ये कभी जंग नहीं खाता। अब ये जो आयरन यानी लोह का स्तंभ है, इसमें असल में कुछ अशुद्धियाँ यानी इम्प्योरिटीज मिलाई गई हैं, जैसे फास्फोरस आदि। ये फास्फोरस जैसी इम्प्योरिटीज एक महत्वपूर्ण कारक बनती हैं किसी भी लोह को जंग से बचाव के लिए प्रतिरोध देकर। इससे असल में लोह के ऊपर कुछ नेचुरल प्रोटेक्टिव लेयर्स का निर्माण हो जाता है, जो कि होती हैं आयरन ऑक्साइड, आयरन हाइड्रोक्साइड और कुछ दूसरे कंपाउंड्स। आयरन के ऊपर बनी ये परतें किसी एक शील्ड की तरह काम करती हैं जो आयरन को एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट मॉइस्चर और ऑक्सीजन से रिएक्ट होने से बचाती हैं, क्योंकि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन और मॉइस्चर ही है जो आयरन से रिएक्ट कर कोरोजन यानी जंग का निर्माण करता है। अब इसके पीछे के विज्ञान को समझ क्या आपको नहीं लगता कि हमें जो पढ़ाया गया है कि हमारे पूर्वज तो मूर्ख थे जो अंधविश्वास और अवैज्ञानिक कृत्यों में डूबे अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, और ये तो भला हो उन अंग्रेजों का जिन्होंने हमारी धरती पर हमें ज्ञान विज्ञान दिया, हमें सभ्य बनाया। क्या ऐसा नहीं लगता कि इन सब बातों का कोई आधार नहीं है? क्या ऐसा प्रतीत नहीं होता कि ज्ञान विज्ञान तो प्राचीन भारत के समाज का मूल आधार था? बैल एक बार सोचने जाओ कि 4वीं शताब्दी का बना ये लोह स्तंभ इतना गहरा विज्ञान रखता है, जबकि उस समय पश्चिम में क्या विज्ञान था इसके बारे में मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको कुछ बताने की भी आवश्यकता है। मगर फिर भी सत्य तो यही है कि आज हम हमारी उपलब्धियों के लिए भी पश्चिम से ही मान्यकरण चाहते हैं। फिर चाहे वो योग हो या आयुर्वेद, इन सभी विज्ञान की पुष्टि तो तभी होगी जब कोई जर्मनी, फ्रांस, इटली आदि में बैठा रिसर्चर इन्हें स्यूडो साइंस से संबोधित ना कर असल साइंस का दर्जा दे एक रिसर्च पेपर दुनिया के सामने रख देगा, और हम तालियों की आवाज़ के साथ उस रिसर्चर को नोबेल प्राइज़ लेते हुए देख इसी बात में बड़ी ही प्रसन्नता का अनुभव करेंगे कि उसने भारत के प्राचीन विज्ञान पर अपनी रिसर्च की। मगर क्योंकि अब हम एक ऐसे युग में प्रवेश कर रहे हैं जहां विश्व पटल पर भारत एक मजबूत छवि रखता है, तो क्यों ना इस अवसर का भरपूर प्रयोग किया जाए। हर वो सनातन साइंस एंथुसियास्ट जो इस वीडियो को देख रहा है वो प्रयास करे अपने आप को एक रिसर्च प्रोसेस में इन्वॉल्व करने का, जहां आप अपने प्राचीन विज्ञान कौशल को बाहर ला दुनिया के सामने रख सकते हैं। जैसे यदि आप PhD परस्यू कर रहे हैं तो प्रयास करो ऐसे विषयों पर शोध हो जो हमारे प्राचीन भारतीय विज्ञान कौशल को दर्शाए, क्योंकि ऐसे सब विषयों पर चर्चा करने के लिए तो काफ़ी कुछ है, मगर धरातल पर कार्य होना अधिक आवश्यक है। बाकी वेद, साइंस एंड मैथ्स पर अपने डिस्कशन यूं ही चलते रहेंगे। जय मां भारती।